हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हम लोग भारत का भूगोल देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत शुरू किया था। जब प्रायद्वीपीय भारत शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप या पेनिनसुला का मतलब क्या होता है और प्लेट्यू या पठार का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो करीब 10 पठार हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको बताया था कि इन पठारों के अलावा प्रायद्वीपीय पठार में अनेक छोटे छोटे पहाड़ या मैं कहूं पर्वत श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। उन पर्वत श्रृंखलाओं को हम चर्चा करेंगे। तो मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू द एंशिएंट हार्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर जो इंडिया है, ये गोंडवाना का हिस्सा था और इस कारण इसे क्या कहा जाता है, द एंशिएंट हार्ट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आज जिस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पर्वत। पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। इंडिया के मैप में आप पाओगे कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली पर्वत माला। इसी प्रकार यहाँ पे आपको विंध्याचल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सतपुरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट या जिसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है, ये ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नीचे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ या जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है, वो सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। और हमने ये कहा था कि ये पूरा हिस्सा किसका पार्ट है, ये पूरा हिस्सा ही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो आज हम इस प्रायद्वीपीय भारत में मिलने वाली पर्वतमालाओं, पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने आती है, इसका नाम है अरावली। क्या है? अरावली इसे कहा जाता है। अरावली की विशेष बात यह है कि ये भी जैसे हमने पढ़ा था हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है, उसी प्रकार अरावली भी कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। अरावली भी क्या है मैं आपको बताता हूं। अरावली क्या है? फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, या हिंदी में कहा जाए तो ये है वलित पर्वत। क्या है? वलित पर्वत है। अच्छा, ये जो फोल्ड माउंटेन है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, काफी पुराने हैं ये। और हिमालय की जब आपने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था दे आर यंग फोल्ड माउंटेन। कैसे माउंटेन है वो? यंग फोल्ड माउंटेन है। और अगर अरावली की बात करोगे तो आप कैसे पर्वत है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। कैसे हैं? पुराने पर्वत हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज की हम बात करें, द माउंटेन स्ट्रेचेस फ्रॉम द पालनपुर इन गुजरात टू द रायसीना हिल्स ऑफ दिल्ली। तो अरावली की अगर आप बात करोगे तो अरावली शुरू होता है गुजरात के पालनपुर जिले से और ये स्ट्रेट आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा दिल्ली। और दिल्ली में रायसीना हिल्स का रेफरेंस आप ऐसे ले सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो कहाँ पर स्थित है? इसी रायसीना हिल्स पे स्थित है। और इसका आखिरी पॉइंट जो है उसे कहा जाता है मजनू का टीला। दिल्ली में अगर आप जाओगे तो जगह पड़ती है मजनू का टीला, वहां पे अरावली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी कारण एक इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशन पे कॉन्फ्रेंस होती है जिसे कहा जाता है रायसीना डायलॉग्स। ठीक है, रायसीना, बार बार बता रहा हूं मैं, रायसीना कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कौन सी पर्वतमाला देखने को मिलेगी वहां पे? अरावली पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी। तो गुजरात और मुख्य भाग जो इसका देखने को मिलेगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। और उसके बाद कहाँ चला जाता है? दिल्ली, हरियाणा के कुछ भाग से होता हुआ। ठीक है, किस प्रकार का पर्वत है? यह है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुराना वलित पर्वत ये आपको देखने को मिलेगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन। अब रेलिक्ट माउंटेन का मतलब क्या होता है? रेलिक्ट माउंटेन वो माउंटेन है जो ओरिजिनली तो काफी बड़े थे, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ क्या होना शुरू हुआ? अपक्षय और अपर्दन होना शुरू हुआ और आज उनके कुछ ही हिस्से मौजूद हैं। ये बात कही जाती है कि जितना आज माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उतना ही ऊंचा अरावली पर्वतमाला की शिखर थे। लेकिन आज आप पाओगे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसे गुरु शिखर कहा जाता है, वहां पे हर कोई
इंसान, ऊपर मंदिर बना हुआ है वहां पे और डेली लोग वहां पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते और जाते हैं। तो अब इतनी कम ऊंचाई रह गई है कि बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है अपक्ष अपरदन के कारण। इसलिए किस प्रकार का पर्वत है, ये रेलिक्ट माउंटेन है। अगर इसकी लंबाई देखोगे तो इट एक्सटेंड ओवर 692 किलोमीटर, करीब 692 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। और मुख्यतः है राजस्थान में है, तो राजस्थान में करीब 550 किलोमीटर, कितना 550 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है अकेले कहां मिलेगी, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस माउंटेन इज ओनली 930 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम आपको देखने को मिलेगा इसका एवरेज एलिवेशन। गुरु शिखर जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो कितनी ऊंचाई पे, 1722 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलती है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन दिस माउंटेनियस रीजन। और क्यों माउंटेनियस रीजन में यहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, आप सोचो इतना पुराना माउंटेन आज भी बचा हुआ है, इतना अपक्षय अपरदन होने के बावजूद भी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत खनिज प्रचुर मात्रा में आपको मिलते होंगे। और किस प्रकार के खनिज आपको मिलते हैं यहाँ पे, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन और कॉपर आपको देखने को मिल रहा है। प्रमुख रूप से लेड मिलेगा, जिंक मिलेगा, सिल्वर, ये बहुत अच्छी मात्रा में आपको राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में देखने को मिलेंगे। आयरन और कॉपर काफी कम मिलता है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट वाटर डिवाइड। किसकी बात कर रहा है, ग्रेट वाटर डिवाइड की बात की है यहाँ पे हमने। तो एक बार समझते हैं कि यार ये ग्रेट वाटर डिवाइड क्या चीज है, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यार, बैकग्राउंड बस। तो ग्रेट वाटर डिवाइड की अगर अपन बात करें तो हमारे पास इस तरीके से कुछ पर्वतमालाएं देखने को मिलेगी। इन पर्वतमालाओं को क्या कहा जाता है, ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन कहा जाता है। कैसे, उत्तर में आपको देखने को मिलेगी अरावली, यह है अरावली, अरावली। यहां पे आपको देखने को मिलेंगे विंध्याचल पर्वत, ये है सतपुरा, और ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। इनको अगर कंबाइनली हमको बोलना है, ये कंबाइनली क्या कहलाते हैं, ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रेट वाटर डिवाइड। ग्रेट वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, ग्रेट वाटर डिवाइड का मतलब यह है कि अगर कोई नदी अरावली के कौन से हिस्से से, पूर्वी हिस्से में अगर जा रही है इस प्रकार, या विंध्याचल से यहाँ पे जा रही है, अरावली से यहाँ पे जा रही है, सतपुरा से यहाँ पे जा रही है, या वेस्टर्न घाट से यहाँ पे जा रही है, ये सारी नदियां कहाँ पहुंचती हैं, ये सारी नदियां पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल में पहुंचती हैं। इसके विपरीत अगर कोई पश्चिमी भाग से नदियां निकल रही हैं, अरावली के पश्चिम से, यहाँ से विंध्याचल के पश्चिम से, सतपुरा के पश्चिम से, या वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के पश्चिम से, तो ये नदियां कहाँ जाएंगी, ये नदियां जाएंगी आपके अरेबियन सी में। कहा जाती हैं, अरब सागर में ये पहुंचती हैं। तो ये पर्वतमाला आप देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको किससे अलग कर रहा है, अरब सागर से अलग कर रहा है। इसलिए इस रेखा को, इन पर्वतों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन। और अरावली किसका हिस्सा है, अरावली भी इस ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला का एक्सटेंशन जिसकी हम बात कर रहे थे, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और कहाँ पहुंचता है, दिल्ली में रायसीना हिल्स पे खत्म हो जाता है। ये है। और राजस्थान का जो फेमस आपको जो हिल स्टेशन मिलेगा माउंट आबू, वो भी कौन सी पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेगा, अरावली में आपको देखने को मिलता है। चलें आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने बात करा था कि अरावली क्या है, फोल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोल्ड माउंटेन कैसे दिखते हैं। तो ये आपके सामने लैंड है, और ये लैंड कुछ इस तरीके से अगर उठ गई तो ये कौन से पर्वत कहलाएंगे, आपके सामने ये बनते हैं फोल्ड। इसी को कहते हैं फोल्ड, वलन हिंदी में कहा जाता है। और ये होते हैं वलित पर्वत। और इस प्रकार ये वलन आपको देखने को मिलता है। अलग अलग शेप के होते हैं फोल्ड, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के फोल्ड होते हैं। लेकिन जो विंध्याचल है ये कैसा पर्वत है, ये है ब्लॉक माउंटेन, या इसे कहा जाता है खंड पर्वत। क्या कहा जाता है, खंड पर्वत कहा जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं खंड पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो आपके सामने मानो ये एक भूमि का हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें नीचे 3 ब्लॉक्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा,
पूरी भूमि पे एक फोर्स लग रहा है जिसे कहा जाता है टेंशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशनल फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि बी वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और ए और सी यहीं पर रह गए। तो अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि बी वाला पार्ट ऊपर चला गया है और ए और सी नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये सी वाला हिस्सा है। अब आप पाओगे ये जो पर्वत बना आपके सामने, इस पर्वत को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन, या हिंदी में इसे कहा जाता है खंड पर्वत। क्या कहा जाता है? खंड पर्वत। तो विंध्याचल भी इसी तरीके से बना हुआ एक पर्वत है और इसके दोनों तरफ आपको देखने को मिल रही है घाटियां। इन घाटियों में बहती हैं नदियां, जैसे नर्मदा और ताप्ती। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो विंध्याचल कैसे बना होगा समझ में आ गया। वाई वी आर कॉलिंग इट, क्यों हम इसे खंड ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत इसको कह रहे हैं। कौन सा पर्वत है? यह है खंड पर्वत। ठीक है। दिस माउंटेन इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से बहुत बार सवाल भी बना है कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसमें किस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन की चट्टानें देखने को मिलती है, चूना पत्थर की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है। दिस रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड द सदर्न इंडिया। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप देखोगे तो करीब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इससे ऊपर वाला जो इंडिया है इसे कहा जाता है नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत हम लोग कहते हैं कल्चरली। और ये वाला जो नीचे इसका हिस्सा ये है सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया या दक्षिण भारत इसे कहा जाता है। ठीक है। दिस रेंज फॉर्म्स नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली। अभी हम बात कर रहे थे कि रिफ्ट वैली यहाँ पे बनती है। ब्लॉक माउंटेन जब हमने बनाया था तो नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है उसकी उत्तरी सीमा कौन निर्धारण करता है? उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण विंध्याचल पर्वत करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, नर्मदा। तो इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो कि साहब ये तो विंध्याचल है और यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है आपको? नर्मदा नदी आपको देखने को मिल रही है। इसका विस्तार अगर आप देखोगे तो गुजरात से लेके कहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था छोटा नागपुर पठार, तो गुजरात से लेके छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। करीब कितना? 1050 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय करता है। इट इंक्लूड्स वेरियस हिल्स सच एज भरनेर, कैमूर, पारसनाथ। ये बड़ी फेमस पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, ये सब किसका हिस्सा है? विंध्याचल का हिस्सा है। द फेमस एरिया ऑफ डायमंड इन दिस कैटेगरी, इस एरिया में विंध्याचल में एक जगह पड़ती है, इसको कहा जाता है पन्ना। क्या कहा जाता है? पन्ना। और पन्ना में क्या मिलते हैं? पन्ना में मिलते हैं हीरे। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, तो वो पन्ना की तमन्ना यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जगह पन्ना, वहां पे क्या मिलते हैं? वहां पे डायमंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सतपुरा की अपन बात करते हैं। सतपुरा भी किस प्रकार का पर्वत है? खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए। ये बना आपका विंध्याचल, यहाँ पे बनी रिफ्ट वैली और फिर आगे क्या है? सतपुरा है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा। ये विंध्याचल, ये सतपुरा। ठीक है। इट डिटरमाइंस द सदर्न बाउंड्री ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली। तो ये तो इसकी नॉर्थर्न बाउंड्री हो गई और ये इसकी सदर्न बाउंड्री हो गई, इसकी नर्मदा जिस घाटी में बहती है, नर्मदा नदी घाटी की। एंड द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द तापी रिवर। इसका मतलब इसके आगे यहाँ पे एक और रिवर मिलेगी आपको जिसका नाम क्या है? तापी नदी या ताप्ती भी इसे कहते हैं। तो दो नदियां यहाँ नदी घाटियों में बहती है, रिफ्ट नदी घाटियों में बहती है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, जो किसके बीच में बह रही है? विंध्याचल और सतपुरा के मध्य। इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। जब विंध्याचल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल लाइमस्टोन से बना हुआ है। वहीं पे अगर सतपुरा की आप बात करोगे तो मुख्यतः किससे बने हुए हैं? सैंडस्टोन से बने हुए हैं। इट इज मेनली लोकेटेड कच्छ एंड द गुजरात। इट एक्सटेंड फ्रॉम द वेरियस हिल लाइक, ये नाम याद रखना, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, धूपगढ़ चोटी का नाम है, जो कहाँ पे मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में देखने, महादेव हिल्स में आपको देखने को मिलती है। और महादेव हिल्स किसका हिस्सा है? महादेव हिल्स सतपुरा का हिस्सा है। जैसे हिमालय में बहुत सारी नाम है, अलग अलग हम पढ़ते हैं कि भाई लघु हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, काराकोरम है। इसी तरीके से सतपुरा में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिसका नाम है राजपीपला, महादेव, मैकाल। और इसमें धूपगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? महादेव हिल्स में आपको देखने को मिलती है। महादेव हिल्स में आपको एक बड़ा ही अच्छा, मतलब बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, पंचमढ़ी। क्या नाम है इसका? पंचमढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? महादेव हिल्स में पंचमढ़ी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह है एक बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। अगर महादेव हिल्स के साउथ में आप बात करो तो यहाँ पे एक पठार आपको देखने को मिलेगा, बैतूल का पठार। कौन सा पठार है? बैतूल का पठार। तो महादेव हिल से जुड़ी इंपॉर्टेंट आपको बातें पता होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? धूपगढ़। क्या मिलेगा? धूपगढ़।
यहीं पे आपको मिलेगा पंचमरी, पंचमरी, और यहीं पे आपको कौन सा पठार देखने को मिल रहा है, बेतुल का पठार, बेतुल प्लेट्यू। और बेतुल के पठार से ही कौन सी नदी निकलती है, तापी जो नदी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो तापी नदी है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, बेतुल के पठार से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक, अमरकंटक हाईएस्ट पीक है किसकी, मैकाल की, किसकी, मैकाल की। धूपगढ़ तो किसकी थी, महादेव की थी। और अगर अमरकंटक की बात करें तो मैकाल की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से कई नदियां निकलती हैं, एक नहीं बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एक तो निकलती है सोन नदी, और दूसरी नदी है नर्मदा नदी। सोन नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, जबकि नर्मदा नदी अरब सागर की तरफ आती है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो ये विंध्याचल है, सतपुरा है, अरावली है और पश्चिमी घाट है, किसका काम करते हैं, वाटर डिवाइड लाइन का काम करते हैं। तो याद आ रही है वो सारी चीजें। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये सतपुरा की रेंज है, कहा है, सतपुरा रेंज आपको देखने को मिल रही है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट। बहुत बार यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ये कहां से शुरू है, देखो अभी तक हम लोग कहां पहुंच गए थे, विंध्याचल, विंध्याचल के बाद नर्मदा रिवर आ गई थी, फिर आ गई थी सतपुरा की पहाड़ियां, और सतपुरा के बाद ताप्ती नदी तक हम लोग पहुंच चुके थे। इस ताप्ती नदी से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, कहां से, तापी नदी से लेके नीचे कन्याकुमारी तक कौन सी पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न घाट। इट स्प्रेड्स ओवर अ डिस्टेंस 1600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और इनकी हाइट अच्छी खासी कितनी, 1200 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन। तो इन्हें कौन सा पहाड़ भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत भी इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्री ने कहा जाता है। ये भी कैसा पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है। बेसिकली हुआ क्या था कि जब इंडिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से आके टकराई, तो एक हिस्सा इंडिया की प्लेट का क्रैक आ गया था, और क्रैक आने के बाद वो कहां चला गया, नीचे चला गया, समुद्र में चल गया। तो याद करो, द्वारिका वाला जो हिस्सा था, जहां पे द्वारिका थी, वो कहां चली गई थी, समुद्र में चली गई थी। अब आप सोचो, ये बैलेंस बनाया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा ये पानी में डूब गया, तब ये वाला वेट लाइट हो गया। जैसे ही लाइट होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस तरीके से निर्माण हुआ है किसका, पश्चिमी घाटों का निर्माण इस तरीके से हुआ है। द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज शार्प एंड द ईस्टर्न स्लोप इज जेंटल। तो यहाँ पे ढाल की बात की जा रही है कि जो पश्चिमी ढाल है वो काफी तीव्र है, जबकि पूर्वी ढाल जो है वो कैसा है, काफी मंद ढाल आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वेस्टर्न घाट की ये है कि इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल क्यों रिसीव होती है, इसको समझिएगा। ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन से घाट देखने को मिलते हैं, ये है पश्चिमी घाट। और यहाँ से जब दक्षिण मानसून की पवनें भारत में प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले किसके साथ टकराती हैं, वो पश्चिमी घाट से टकराती है। तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद यहाँ पे आपको रिसीव होती है हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अगर वर्षा अधिक है तो वनस्पति अधिक होगी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और किस प्रकार का वेजिटेशन, किस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी है इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हंटिंग भी होती होगी, पेड़ों की कटाई भी होती होगी। पुष्पा राज जैसे लोग यहाँ पे होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, पेड़ों की कटाई, जानवरों की हंटिंग करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। इसलिए इसे किस कैटेगरी में डाला गया है, जो 36 हॉट स्पॉट है, 36 हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट कौन सा है, हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का जो पश्चिमी घाट है उसे नॉर्दर्न सह्याद्री आप कहोगे, ये जो पर्वत है नॉर्दर्न सह्याद्री, फिर है सेंट्रल या मध्य सह्याद्री, और लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे दक्षिणी सह्याद्री या सदर्न सह्याद्री जिन्हें कहा जाता है। तो ये उत्तरी सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और नॉर्दर्न सह्याद्री आपको देखने को मिल रहा है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री, ये कहां से, ये तापी जो नदी है, या मैं कहूं 60 डिग्री नॉर्थ से लेके कहां तक आपको देखने को मिल रहा है, तापी नदी की जो घाटी है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। मेनली महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो पीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल यहां से यूपीएससी ने पूछा है। इसकी पीक का नाम क्या है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है, कलसूबाई। और यहां से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। यहाँ पे एक मंदिर मिलेगा आपको, त्र्यंबकेश्वर
महाबलेश्वर के पास में से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पीक है किसकी, उत्तरी सह्याद्री की, उसका नाम है महाबलेश्वर। कौन, क्या नाम है? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो दो नदियां आपको पता होना चाहिए जो कहां से निकल रही है, उत्तरी सह्याद्री से। पहली का नाम है नर्मदा और दूसरी का नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, सॉरी गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा गोदावरी, सॉरी मैं नर्मदा भूल गया। मध्य सह्याद्री की अगर अपन बात करें तो ये कहां से कहां देखने को मिलेगा? नीलगिरी पर्वत से लेकर 16 डिग्री उत्तर तक देखने को मिलेगा। तो तापी से 16 डिग्री तक तो नॉर्दर्न सह्याद्री, और 16 डिग्री से लेके नीलगिरी की पहाड़ी तक मध्य सह्याद्री आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और गोवा में ये मुख्य रूप से इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? उसकी कलसुबाई थी, किसकी? उत्तरी सह्याद्री की। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख में अच्छी खासी मात्रा में आपको क्या देखने को मिलता है? आयरन ओर देखने को मिलता है। तो गोवा के आसपास वाला इलाका में आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा। जब आप हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि गोवा घूमने के लिए तो हम जाते ही हैं, काजू खाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहां पे आयरन ओर भी आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा मिडिल सह्याद्री या मध्य सह्याद्री की फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? बाबा बूदन पहाड़ियां। और बाबा बूदन पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? बाबा बूदन पहाड़ियों में खेती होती है, प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन किस चीज का होता है? प्लांटेशन होता है यहाँ पे कॉफी का। किसका प्लांटेशन होता है? कॉफी का। याद रखिएगा, कॉफी आपको दक्षिणी भारत में देखने को मिलेगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल चाय की खेती होती है। तो कॉफी प्लांटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी कॉफी यहाँ पे होती है, अरेबिका कॉफी होती है या दूसरी वाली कॉफी होती है। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो बात बताइएगा कि कौन सी कॉफी का प्लांटेशन यहाँ पे होता है। आखिरी हम बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं। तो दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ी से लेके कहां पे मिलेगा? कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 मुख्य पहाड़ियां हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, यहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है अगर आप पीवाईक्यू देखोगे प्रीलिम्स के। सबसे पहला अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स के बाद आपको कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, और तीसरा पालानी हिल्स। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी यह अन्नामलाई, यह कार्डेमम हिल्स, और यह आपको देखने को मिलेगी पालानी हिल्स। अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। याद रखिएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। कलसुबाई, कलसुबाई के बाद आपको अन्नामुड़ी आपको पता होना चाहिए जो कहां पे स्थित है? केरला में स्थित है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? अन्नामुड़ी है, जो कहां पे मिलेगी? अन्नामलाई में आपको देखने को मिलेगी। तो कलसुबाई, कुद्रेमुख, और फिर हमने देखा अन्नामुड़ी, कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स नाम से पता लग रहा है यहाँ पे किसकी खेती होती होगी? इलायची की खेती होती है। दीज हिल्स आर फेमस फॉर द स्पाइस कल्टीवेशन, मेनली फॉर द कार्डेमम। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अगस्त मलाई। क्या नाम है? अगस्त मलाई। तो कलसुबाई, कुद्रेमुख, अन्नाईमुड़ी, और यहाँ पे आ गए हम लोग अगस्त मलाई। कहाँ पे पहुंच गए? अगस्त मलाई। और अगस्त मलाई फेमस है, ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो चोटियां है जहाँ पे बायोस्फीयर मिल रहा है, जिस पहाड़ी पे बायोस्फीयर मिल रहा है, जहाँ से कोई नदियां निकल रही हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट है पालानी हिल्स। यहाँ पे कोडाईकनाल जो फेमस हिल स्टेशन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पालानी हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन से राज्य में? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। तो याद हो गया कौन कौन सी थी? याद करो। अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। उसके बाद हम लोग गए किस पे? कार्डेमम की पहाड़ी जिसका नाम है अगस्त मलाई, सबसे ऊंची चोटी। और लास्ट में पालानी हिल्स। पालानी हिल्स तमिलनाडु में लोकेटेड आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हिल स्टेशन का नाम क्या है? कोडाईकनाल है। तो ये नीलगिरी पे आके यहाँ पे वेस्टर्न घाट और मिडिल जो सह्याद्री है वो खत्म होते हैं। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री, तो आप देख रहे हो ये है अन्नाईमलाई, ये है कार्डेमम की पहाड़ियां, और नीचे आपको मिलेंगी पालानी हिल्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद दर्रे जो आपको देखने को मिलेंगे, दर्रे या पासेज इन्हें कहते हैं। पासेज का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का ये जो रास्ता आपको देखने को मिल रहा है इसे क्या कहा जाता है? पासेज कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में तिब्बत की तरफ अगर आप देखोगे तो इन्हें ला के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे खारदुंगला, ये क्या है? पासेज है। इसी तरीके से वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में भी 4 मुख्य पासेज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। कौन कौन से? याद करो। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। अब ये जो थाल घाट है ये मुंबई को कनेक्ट करता है किससे? नासिक से। नासिक भी महाराष्ट्र में, मुंबई भी, लेकिन बीच में क्या आ जाते हैं? वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके अगर आप मुंबई की तरफ जा रहे हो या नासिक से मुंबई की तरफ जा रहे हो या मुंबई से नासिक की तरफ जा रहे हो तो कौन सा घाट क्रॉस करना पड़ेगा आपको? थाल घाट क्रॉस करना पड़ेगा। बड़ा ही फेमस है वहां पे भोर घाट। भोर घाट क्या करता है? मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। और मुंबई पुणे का जो हाईवे है ये बहुत ही खूबसूरत वो हाईवे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत फेमस हिल स्टेशन
स्टेशन, जैसे आपने नाम सुने होंगे लोनावाला, खंडाला, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मुंबई से पुणे जाते हैं जब भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 4। पालघाट, पालघाट कोची से कोयम्बटूर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा पालघाट, ये कोची से कोयम्बटूर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है सेनकोटा, ये तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट करता है, किससे? मदुरई से कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में सवाल बना है। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हो तो वहां पे भी सवाल यहां से बहुत बार बने हैं। याद रखिएगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। इसके बाद चलते हैं हम लोग पूर्वी घाट की तरफ। एक चीज और, पश्चिमी घाट वो आपने देखे थे एकदम कंटिन्यूअस रेंज है, कैसी है? एकदम सतत श्रृंखला है। लेकिन जो ईस्टर्न या मैं कहूँ पूर्वी जो घाट्स हैं वो कैसे हैं? वो डिसकंटिन्यूअस है, बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ से बहती हैं, और उन नदियों के अपक्षय अपर्दन से क्या हो गया? इनका बहुत ज्यादा अपक्षय अपर्दन हो गया है। कहां से कहां फैले हुए हैं? महानदी, महानदी उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, और वहां से नीलगिरी हिल्स, मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहां पे आके मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पे आके मिलते हैं। और उसके बाद वेस्टर्न घाट तो कंटिन्यू होते हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो महानदी से लेके कहां तक? नीलगिरी की पहाड़ी तक आपको कौन से घाट देखने को मिलेंगे? पूर्वी घाट आपको देखने को मिलेंगे। ये भी कैसे पर्वत है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसे क्या था? हिमालय था। ठीक है, एवरेज एलिवेशन काफी कम है, 900 मीटर के आसपास एवरेज एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। दिस माउंटेन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम महानदी टू गोदावरी, तो महानदी से लेके गोदावरी तक तो कंटिन्यूअस है, और उसके बाद बहुत ज्यादा इनमें क्या मिलेगा आपको? डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियों ने क्या कर दिया? इनका अपर्दन कर दिया है। ठीक है, द हाइएस्ट पीक इज अरामकोंडा। अरामकोंडा कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। एक इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिस भी पीक के आगे आपको कोंडा देखने को मिल रहा है वो जनरली आंध्र प्रदेश में मिलेगी, और आंध्र प्रदेश में कौन सा घाट आपको मिलता है? पूर्वी घाट देखने को मिलता है। तो अरामकोंडा हाईएस्ट पीक है किसकी? ईस्टर्न घाट की। इसके अलावा महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट्स ऑल्सो इंक्लूड लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, कुछ पीक्स जैसे आपको पता होने चाहिए, नल्ला मल्ला, इरामल्ला, वैलीकोंडा, पलकोंडा, जावाड़ी की पहाड़ियां और शेवेरो। ये जावाड़ी और शेवेरो नाम अलग है, इनको याद रखना। बाकी तो किसी के भी आगे अगर कोंडा लगा हुआ है तो ये कहाँ की पहाड़ियां हैं? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। शेषाचलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम भी किसका हिस्सा है? पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट विच इज बायोस्फीयर रिजर्व। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे अब कि पश्चिमी घाट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। ये है आपके पश्चिमी घाट, ये है आपके पूर्वी घाट, और कहाँ पे मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिल जाते हैं। लास्ट जहाँ पे मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम नीलगिरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ मिलता है जिसका नाम क्या है? नीलगिरी। उसमें पुष्प आते हैं, बहुत सुंदर पुष्प होते हैं, वो फूल होते हैं, इसलिए नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और कलर कैसा होता होगा? ब्लूइश कलर होते हैं, इसलिए शायद नीलगिरी रखा गया। दीज हिल्स आर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर एरियाज ऑफ 3 स्टेट, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु ट्राई जंक्शन पे आपको कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। काफी सुंदर पहाड़ियां हैं। किस तरह का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पीक अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा, जो करीब 2637 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। वो किसका पार्ट है? नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट दीज हिल्स, तो हमने देखा था अभी यहाँ से वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं और यहाँ से ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं ये कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको? यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। दीज हिल्स आर नोटेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट रिच फॉर बायोडाइवर्सिटी, नीलगिरी अगेन रिच फॉर बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा जैव विविधताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज लोकेटेड हेयर। आप मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में कि भारत का पहला प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, उसका नाम क्या था, कहां पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का फेमस जो हिल स्टेशन है जिसे ऊटी कहा जाता है तमिलनाडु में, वो भी कहां मिलेगा आपको? इस नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में भी प्लांटेशन होता है, खेती होती है, और यहाँ पे खेती होती है किसकी? यहाँ पे खेती होती है चाय की खेती होती है। याद करना, कॉफी की खेती भी होती थी। नाम बताना, कॉफी की खेती कौन सी पहाड़ी पे हो रही थी? यहाँ पे नीलगिरी में कौन सी खेती हो रही होगी? चाय की खेती हो रही होगी। और
अभी हमने देखा कि नाम क्या है हाईएस्ट पीक का, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा की कहानी इस तरीके से कि जो हाईएस्ट पीक है उसके आसपास ट्राइब रहती है, उस ट्राइब, उस जनजाति का नाम है डोडा। और वो डोडा जो जनजाति है वो क्या करती है, वो भैंस चराती है, भैंसों को पालती है, भैंसों को चराती है। इसलिए ये वाली जो these hills are inhabited by the Doda tribe which is noted for the बफेलो रियरिंग। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, डोडा जनजाति निवास करती है। तो ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं डिसकंटिन्यूस, ये आपके वेस्टर्न घाट है कंटिन्यूस, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो ये था भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में जितने भी सवाल जो बन सकते हैं स्पेशली प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और जो एनसीईआरटी में है वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे डेजर्ट्स के बारे में, जो भारत में स्थित मरुस्थल हैं उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से हम लोग राजस्थान के थार मरुस्थल की बात करेंगे और भारत में एक शीत मरुस्थल भी है जिसका नाम है लद्दाख में जो सिचुएटेड है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी डाउट है, आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो इस इंस्टाग्राम हैंडल को आप स्कैन कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को, और डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पेज वरांडा आईएएस के इंस्टाग्राम पेज पे आप पहुंच जाओगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताते रहें हमें कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। Veranda IES, where your dream becomes reality.